हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। आज मैं आप सभी के लिए एक फैंटेस्टिक चीज लेके आया हूँ। वो क्या है कि जब मेरा ईवाई में आने से पहले मेरे 2 बार बिग 4 में और 2 बार जीटी में यहाँ पे मेरे इंटरव्यू कंडक्ट हुए थे, जिनमें मैं रह गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाया था, मेरे अंदर ड्रॉबैक्स थे, मैं अच्छे तरीके से तैयार नहीं था। तो धीरे धीरे जब मैंने इनकी तैयारी स्टार्ट करी तब जाके मेरा ईवाई में हुआ था। तो क्या था कि जब मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में इंटरव्यू हुआ था वो टेलीफोनिक हुआ था। मैं क्लाइंट प्लेस पर था, काम कर रहा था। एकदम से एक बिग 4 से कॉल आता है कि हेलो विवेक, आपका रिज्यूमे हमारे पास आया है, तो हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने बोला श्योर मैम, आप ले लीजिए। तो वो बोले किस टाइम फ्री हो? मैंने कहा आप किसी टाइम भी ले लीजिए। फिर उन्होंने एकदम बोला, मेरे को लगा टाइम दे देंगे, मैं पढ़ लूंगा। उस टाइम मेरे को कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने एकदम से बोला कि चलो आप स्टार्ट हो जाते हैं। द फायरिंग होती है ना, एकदम से फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने क्वेश्चंस की। और उसमें जैसे तैसे मेरी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत थी, पता नहीं उन्होंने जैसे जैसे फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गया था। तो अभी मेरी फर्स्ट राउंड की इस वीडियो में मैं अटैच करने वाला हूँ अब ऑडियो लिंक, आप उसको देख सकते हैं। वो एक बिल्कुल ऑथेंटिकेट वीडियो है और मैं उसमें किसी भी फॉर्म का नाम नहीं अटैच करूंगा कि कौन से फॉर्म में मेरा इंटरव्यू था, उसकी लिंक अटैच है। वो वन ऑफ द बिग 4 है और जिस फॉर्म में मैं था उन्होंने उस फॉर्म का नाम बार बार रेफर किया था। मैं ऑडियो में से वो भी कट कर दूंगा। मैं इसमें किसी प्रकार की फॉर्म्स को नहीं लेके चल रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि आप मेरी गलतियों से सीख के चलें, जिसमें आपको अच्छा रहेगा। और इसका ही मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें सेकंड राउंड हुआ था मेरा। आई थिंक वो सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर थे, मेरे को सही तरीके से उनकी पोजीशन इसमें आई दी थी। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत 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 रेयर कंडक्ट होते हैं, बट हाँ हो जाते हैं। ड्यू टू टाइम लिमिटेशन होती है उनके पास, या वो कभी बाहर हो, कभी किसी ट्रैवलिंग पे हैं, लैपटॉप नहीं है और बट इंटरव्यू लेना है तो वो ले लेते हैं इस चीज़ में। वो भी लेवल पे डिपेंड करता है। अब मैं एक आर्टिकल लूँ तो आर्टिकल का एक छोटा लेवल कंसिडर होता है, तो वो जैसे तैसे ले लेते हैं क्योंकि उस टाइम वो कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उसको लगा रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा Currently, I प्लीज। worked majorly on Excel. Means my 95% work is on Excel. And in SAP, because I don't have laptop of company, so I don't have access, so I cannot use that. Okay, so you are well versed with MS Excel, right? Yes, ma'am. Okay. So in your CV, you have written that you have majorly conducted physical verification. Yes, ma'am. So any other thing you have done, or it is only Ma'am, physical verification? physical verification of stock and fixed asset, along this internal audit of human resource department of manufacturing industry, whose turnover is around 100 crore, and internal financial control testing of manufacturing industry of administrative department, along this cash and bank also. Okay. So tell me, what are the risk areas in HR department? Risk areas that like I mean that my experience is that like their SOP is outdated. They don't update with the regular laws. Like in that, I have identified that leaves related to women are not updated as per the law. Which And law? Which law? which law, ma'am? Maternity Benefit Act. Okay. Yes, ma'am. And like when employees are onboarded, they don't do background verification. Background Okay. verification is a major risk because like a person having a criminal record or anything like that, they can also be hired, which is not good for the company point of view. Okay. What else? And like in CT, HR is mentioned CTC, but company has given a bifurcation how CTC should be given. But HR executive is doing a wrong calculation and pertaining that this calculation is done by a previous HR also. But that is Sorry, not. I your phone. Please repeat it. But ma'am, What were you saying? I didn't understand it. Repeat. I am saying Regarding I am saying that when a company hired an employee, there is a CTC. Bifurcation is given in a HR manual, which they have to obey. But HR is doing a wrong calculations. Like there is a written that level 1, level 2, level 3. In a level 1, let's suppose there is a 10% of fixed CTC. okay, But he is doing a wrong calculations. okay, And pertaining that old HR also doing this, previous HR also is doing this, but that is not there. Previous HR is doing correct calculations. okay. What else? Uh, like in a PF calculation, there is a major risk that three employees come near the HR and told that
we don't want to submit our PF, so stop it calculations. Don't deduct my PF. And HR told that, okay, from next month we will not deduct it. So as per law, PF cannot be stopped unless until there is a three conditions. Like if an employee pay is 15,000 or less. Second is that when an employee change organization. Third is that when employee is unemployed for more than 1 month, they can stop their PF account. But in other cases, they cannot stop. Okay, next point. Next point is that, man, in full and final settlement cases, majorly company policy is that full and final should be settled within the 30 days. But in some cases, we have incentives found out that there is a settlement which is going beyond 45 days, 60 days, and employees also not asking, companies also little regarding that. So that is also wrong because after 30 days, company has to pay some interest over that amount. Okay, next point. Next is that when an employee leaves any organization, he has to submit NOC form which should be signed from every department. In some incentives, we have found that like employee has taken a SIM card or any other equipment, but NOC is not signed. Listen to me. You are telling your observation. I am asking you general risk. What kinds of risks are there? Like leave more than the policy. These kind of risks, but there is in general I am asking you. Sorry, I'm ma'am. not asking you your observation. Just tell me as per your understanding what can be the general observation, मतलब general risk in it. Ma'am, generally this is that background verification is my risk. Second is that through the internal reference, we can give a higher salary to an Okay, employee, not based on risk assessment. Third is that in HR department we do not follow rules as per the government, like we taking a work from worker more than 10 days. non-compliance to statutory laws, you are saying. Yes, ma'am. Right? But it belongs to HR department also because at the end of HR has to compute their salary. So HR knows that. Next. Next is that non-maintenance of a proper personal file, which can be caused hurdle in the future. Okay, next. Next is that, ma'am, that's all. Okay. Tell me what have you done in physical verification? Ma'am, can you repeat? What have you done in physical verification? Physical in Short. phys- Tell me in short only. in physical verification, we have to compute that whether the asset are at proper place or not, whether there is a description code or not, whether the asset is at proper condition or not, and we have to see that there is a proper quantity of that asset is there or not. Hello, What else? and that is and proper asset. That's all, ma'am. That's all. This is what only you have checked in PV. Yes, ma'am. In PV. Okay, Vivek, let me give you a situation and tell me how will you handle it. Supposedly, I am sending you on a procurement audit, and Okay. I tell you to check whether vendor selection for any product is biased or not, Ma'am, meaning whether selected on an. ma'am, at last your voice is breaking. I am telling you, suppose I send you on a procurement audit, Okay. right? And I ask you to check whether vendor is selected on a biased basis or on an unbiased basis. What do you think? How can you check it? Proper bias. I will ask for the quotations because before vendor selection there is a quotation, Okay. and I will check that whether this vendor is connected to my KMP people or not. KM, key manager persons. Okay. And third is that major work is my that quality and price conscious also. Means I am getting a good quality at a reasonable prices or not. Okay. Yes, ma'am. Okay, Vivek. So you have written in your CV that you have exemption in two subjects in group 1 and group 2. Yes, ma'am. Hello.
What are the subjects that you have scored exemption? Ma'am, in group 1 accounts and cost and management accounting, in group 2 advanced account and financial and economics for finance. Okay. Yes, ma'am. Okay. Good talking to you. I'll let you know about your interview. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Have a nice day. अब जैसे आपने ये ऑडियो सुना है तो मैं अपने कुछ फीडबैक मैं खुद को ही शेयर करना चाहता हूँ जो आप सभी के काम आएगा। तो सबसे पहला फीडबैक मेरे को क्या लग रहा है कि लैक ऑफ अटेंशन। जैसे आपने सुना होगा कि वीडियो में ऑडियो में कि जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कॉमन रिस्क क्या है, मेरा माइंड कहीं प्रीऑक्यूपाइड था, मेरे को कॉमन रिस्क ना सुन के मेरे को लगा वो पूछे तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस क्या है, और मैं तुरंत स्टार्ट हो गया। और उन्होंने भी क्या पहले सब सुना, फिर लेटर उन्होंने वो वापस आ गया कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था तुमसे। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ अटेंशन दीजिएगा, जितनी बार अटेंशन नहीं देंगे उतना हमारा रिजेक्शन का चांस इंक्रीज रहेगा। सेकंड थिंग, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं आंसर दे रहा हूँ उन्होंने कॉमन रिस्क का, तो मैं बीच बीच में जंप कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग डैट आप क्या कर सकते हैं कि जैसे एचआर में क्या होता है, पहले बजट बनता है, फिर बजट बन के हमने दूसरे कितने हायर करने हैं वो लोग का प्रोजेक्शन होता है, फिर सोर्स से हायर करना है, फिर वो हायरिंग होती है, इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद हायरिंग ऑनबोर्डिंग, फिर एम्प्लॉई आता है कंपनी में, फिर उसका सीटीसी नॉन सीटीसी के कॉम्पोजिट डिसाइड होते हैं। जब ऑनबोर्डिंग के टाइम पे उसका सीटीसी फ्रेम होता है, फिर सब वो एक्सपेंसेस की रिइंबर्समेंट होती है, फिर उनके अटेंडेंस रिपोर्ट होती है, सैलरी इनपुट होती है। आप ऐसे तरीके से कहेंगे ना कि मैम बजट बन रहा है, बजट प्रॉपर है, अगर बजट बना है 10 लाख का और एक्सपेंस हो गया 11 लाख का तो ये गलत है, तो ये एक्सेस क्लेम हो सकते हैं। तो इसे अगर आप प्रोसेस के थ्रू उन्हें रिस्क बताएंगे ना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। और एक मैंने कॉमन क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में इंटरव्यू में अपना नाम बताया था, तो मैंने उस पर टेंशन नहीं लिया। जब उन्होंने बोला आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस फर्म, मेरे को बिग 4 सुन के ना एकदम दिल में एनग्जाइटी ऐसे बढ़ गई थी ना, प्रेशर धक 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 धक, तो मैं नाम सुनना भूल गया। अगर आप नाम सुन के उनको बुलाते हैं ना, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इसमें मैम कर रहा हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सर कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने नाम पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखना, और अगर आपको और भी फीडबैक है प्लीज़ मेरे से शेयर करना। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।